हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं फिर से यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों पॉलिटी पर डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी विस्तार से हम पॉलिटी पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो पॉलिटी का आपका लेवल चल रहा है ये आपका निम्न स्तर से लेके अपर लेवल तक का चल रहा है। पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कर रहा हूँ इसमें। किसी भी एग्जाम का, चाहे वो आपको RA ARO हो, CGL हो, जो टैट सुपर टैट होते हैं इनका एग्जाम हो, चाहे आपका अन्य कोई CGL वगैरह या केंद्र का एग्जाम हो, पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिलेगा। इस बात की आप टेंशन ना लें। और साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें लगवा रहा हूँ। जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, जो संवैधानिक इतिहास मैंने आपको कराया था दोस्तों, उसका मैंने प्रैक्टिस सेट लगवा दिया है। काफ़ी विस्तार से मैंने उसको आपको क्लियर भी कर दिया है। जैसे ही आपका ये संविधान सभा और कैबिनेट मिशन कंप्लीट होता है, फिर से आपको एक नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो आपको करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटी की आप प्रत्येक वीडियो देखें, मन से देखें, और आपने अगर एक बार इनको कंप्लीट कर लिया तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा। चाहे वो एग्जाम आपका पुलिस लेवल का हो, चाहे वो एग्जाम आपका PCS लेवल का हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं काफ़ी विस्तार से इस पर डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है दोस्तों, और लक्ष्य क्या है? हर हाल में लक्ष्य को पाना है, हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो इंडियन पॉलिटी, बोले तो राज व्यवस्था को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें भी दोस्तों विशेष रूप से कुछ टॉपिक हैं, वो टॉपिक हमें देखना है। आज की क्लास में हमें केवल दो ही बातों पर चर्चा करनी है, और दो बातें कौन सी हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। ये कैबिनेट मिशन क्या है? जो कैबिनेट मिशन अंग्रेज राजी हुए, तैयार हुए हमारी संविधान सभा बनवाने के लिए, क्या ये स्वतः हो गए या हम लोगों ने प्रयास किए थे? इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी पहले से इस बात की डिमांड की थी कि हमारी संविधान सभा बनाई जाए। और संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की थी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम जो डिमांड की गई है वो 1895 में की गई है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है, स्वराज बिल या विधेयक के माध्यम से की गई है। और दोस्तों ये पहली अनऑफिशियल डिमांड थी, अनौपचारिक डिमांड थी। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1922 में दोस्तों जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से, कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हरिजन पत्रिका के माध्यम से, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यंग इंडिया ध्यान रखना है। यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने भी डिमांड कर डाली। अगर आप देखें दोस्तों 1924 में, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो चुका है। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो स्वराज पार्टी है उसका गठन हुआ इलाहाबाद के अंदर। और ये स्वराज पार्टी है दोस्तों, इसने भी 1924 में किसकी मांग कर दी? संविधान की डिमांड कर दी। अब देखो, आपने यहाँ तक देखा होगा कि इतने लोग ये डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से कर रहे हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से कर रहे हैं। सीधे इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि अंग्रेजों के सामने जाके ये कह दें कि हमारा संविधान बनवा दो, हमें आज़ाद कर दो। हम गुलामी में जी रहे हैं और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सीधे सीधे उनसे जाके बात कर दें। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आजकल हम लोग जब भर्तियां मांगने जाते हैं तो होता क्या है कि कहीं पर हम अगर थोड़ी हड़ताल कर दें, डिमांड करें, जहां 10-5 लड़के इकट्ठे हो जाएं, वहां कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों लाठीचार्ज हो जाती है। अब जो छात्र हैं वो पिटने क्यों जाएं? उन्होंने क्या शुरू कर दिया दोस्तों? ट्विटर अभियान शुरू कर दिया। अब अगर भर्ती नहीं आती है तो वो मोबाइल पे, फ़ोन पे, ट्विटर पे ये भर्ती की डिमांड करते हैं। जो आजकल ट्विटर अभियान है उसी तरीके से, या फिर न्यूज़पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से, उसी तरीके से पहले भी लोग डिमांड करते थे, क्योंकि अंग्रेज बहुत लाठियां बरसाएंगे दोस्तों, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। और यही होता था कि जितने भी ये स्टार्टिंग के लोग हैं, इन्होंने मैगजीन, पत्रिका और जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से डिमांड की थी, संविधान सभा की, संविधान की डिमांड की थी दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, तो ऑफिशियल औपचारिक डिमांड जो की है वो MN रॉय ने की है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की है, और 1934 में की है। इसके बाद दोस्तों आगे मैंने बताया था कि 1935 के करीब जो कांग्रेस थी उसने भी जो औपचारिक डिमांड है वो कर दी थी। एक अधिवेशन में 1936 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भी डिमांड कर दी थी। लेकिन अंग्रेज हमारी सुन नहीं रहे हैं, अंग्रेज अपने नशे में मस्त हैं और अंग्रेजों को कोई टेंशन नहीं है, दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उन्हें तुम्हारी आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ से राजस्व वसूलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं। जो एक कंपनी
यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी, तो मैं सभ्य बनाने के लिए आई थी, वो कंपनी भारत को लगभग लूट चुकी है। और तुम सभ्य बनने के चक्कर में, अंग्रेजी सीखने के चक्कर में भारत, उनकी कम से कम हम लोगों ने 200 साल तक उनकी गुलामी को झेला है। अब इंडियन लोग जो पढ़ लिख गए उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से जी रहे हैं और किस तरीके से हमें जीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था यहाँ पे ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उन पर ज़रा ध्यान देना दोस्तों। यहाँ संविधान सभा को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बात है 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जो भारतीय लोग थे, इन्होंने किसका साथ दिया है? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय दोस्तों स्थिति ये थी कि जो अंग्रेज थे वो युद्ध में उलझ जाते हैं, और युद्ध में जब उलझ गए तो इनके पास पैसा है, हथियार हैं, लेकिन चलाने वाले नहीं, सैनिक नहीं। इन्होंने दोस्तों भारत में भारतीय लोगों से कहा कि आप हमारा इस युद्ध में मदद करिए, हम आपको संविधान सभा बनवाएंगे, हम आपको आज़ाद करेंगे। और यहाँ पे भाई साहब इधर एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 को। एक फायर ब्रांड नेता है दोस्तों जिनकी एंट्री भारत में होती है, भारत आते हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी। ये दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में ये 1893 में लगभग यहाँ से चले गए थे, और ये पूर्ण रूप से जब लौट के भारत आए हैं दोस्तों तो 9 जनवरी 1915 को आए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? तो आंसर देना है 9 जनवरी। अब हो क्या रहा है इधर भाई साहब, गांधी जी जो इंडिया में आए हैं, अंग्रेजों ने गांधी को पकड़ लिया और गांधी से कहा कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, आप एक काम करिए कि आप हमारे लिए अपने इंडिया से सैनिक दे दीजिए। अब गांधी जी जो हैं भारतीय सैनिकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, या कहना चाहिए उनको ये प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप जाओ इस युद्ध में भाग लो, और इसके बाद ये जो अंग्रेज हैं, मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ कि आपको ये आज़ादी दे देंगे। अब भारतीय लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग, हमारे धर्म में समुद्र पार करना मना है क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम इन लड़ने नहीं जा सकते। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो समुद्र में बैठे बैठे पूरी किताब लिख लाया, मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। और ये गांधी समझा बुझाकर इन भारतीय जो नवयुवक हैं इनको सेना में भर्ती करवा रहे हैं। और यहाँ पे सेना में जब भर्ती गांधी जी ने करवाया तो गांधी को यहाँ पे एक उपाधि मिली सेना में भर्ती कराने के कारण। किसकी उपाधि दोस्तों? सार्जेंट। किसकी उपाधि मिल गई गांधी को? सार्जेंट। सार्जेंट का मतलब सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट। किसकी उपाधि मिल गई? गांधी को जो उपाधि मिल गई दोस्तों, वो उपाधि किसकी मिल गई? सार्जेंट की। और जैसे ही दोस्तों जो 1918 की डेट आई और 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ दोस्तों, गांधी भागे भागे पहुंचे अंग्रेजों के पास कि लाओ हमें आज़ादी दे दो। तो जो अंग्रेज थे दोस्तों जिनसे हम आज़ादी मांग रहे थे, तो ये अंग्रेज बोले गांधी से कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। और इसी समय गांधी जी जो हैं वो अपने आंदोलन शुरू कर देंगे, अपनी हड़तालें शुरू कर देंगे। और गांधी ने सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया, जो सत्याग्रह भारत में शुरू किया, वो 1917 में किया, फिर 1919 में किया, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। और इसके बाद गांधी जी को पता है कि आज़ादी देने वाले नहीं हैं, और यहाँ पे क्या होगा, फिर आंदोलन आंदोलन और शुरू हो जाएंगे। यही है। अब हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद आपने देखा होगा, इसको आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या हुआ, समय बढ़ता गया और डेट आ गई दोस्तों 1939। और 1939 से 1945 तक यहाँ पे दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय जो विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हो गया, ये कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ। और दोस्तों कब तक चला? 1945 तक चला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध चला है, यहाँ पे जो जर्मनी का तानाशाह है हिटलर, इसने भाई साहब पोलैंड पर अटैक कर दिया। और जैसे ही पोलैंड पर अटैक किया तो उधर फ्रांस ने भाई साहब इस हिटलर के खिलाफ
जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अब ये जो अंग्रेज लोग हैं भारतीयों से मदद मांगने लगे, भारतीयों से कहने लगे आप हमारी मदद कर दो, हम निश्चित रूप से आपकी जो संविधान है संविधान बनवा देंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। अब देखो हम पहले ही इनसे धोखा खा चुके हैं, पहले ही हम इनसे परेशान हो चुके हैं, तो अब हम इनका विश्वास भी कैसे करें, वो क्या वजह हो कि हम अंग्रेजों की दूसरे विश्व युद्ध में मदद करें। अब अंग्रेज यहाँ पे हमें प्रस्ताव भेज रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, हम आपको आज़ाद करेंगे, हम आपकी संविधान सभा बनवाएंगे। और होता क्या है कि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ है तो इस समय दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है विंसेंट चर्चिल। क्या नाम है दोस्तों? विंसेंट चर्चिल। या विंस्टन चर्चिल। ये कौन है दोस्तों? यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो दोस्तों पार्टी आपको बतानी है कंजर्वेशन पार्टी, कंजर्वेशन पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी लिख लो, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या कंजर्वेशन पार्टी से हैं प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों? यहाँ पे विंसेंट चर्चिल। अब देखो अगर मान लो भारत युद्ध में उलझ जाए तो यहाँ पे जो आर्थिक रूप से भी हानि होगी और जो मानवीय रूप से भी यहाँ पे हानि होगी, और ये जो भारत का जो दबदबा है आजकल विश्व में उसमें भी गिरावट आएगी। अब यही किसके साथ हो रहा है दोस्तों? ब्रिटेन के साथ हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान लो कि युद्ध शुरू हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर में कौन होगा? पूरी जनता का दबाव दोस्तों किस पे होगा? प्रधानमंत्री पे। यहाँ भी स्थिति यह है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा सबसे ज़्यादा दबाव किस पे होगा दोस्तों? विंसेंट चर्चिल पे होगा। अब विंसेंट चर्चिल पे जब दबाव बना है तो ये भाई साहब भारतीयों को लुभाने के लिए क्या भेजेंगे? अब प्रस्ताव। और सबसे पहले इन्होंने कौन सा प्रस्ताव भेजा? अगस्त प्रस्ताव, जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या भेज दिया? अगस्त प्रस्ताव। ये कब भेज दिया दोस्तों? 1940 में। इसको हमने ठुकरा दिया, इसकी डिमांड को हमने नहीं माना। फिर इन्होंने दूसरा भेज दिया दोस्तों 1942 में, इसको भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। क्या भेजा दोस्तों? क्रिप्स मिशन। क्या भेज दिया दोस्तों? क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन जो भेजा इसको भी हमने क्या कह दिया? नहीं चाहिए हमें ये आपका प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को भी ना हमने माना है, ना कांग्रेस वालों ने माना है, ना मुस्लिम लीग ने माना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन आया है इसको दोस्तों गांधी ने क्या कहा है? गांधी ने दोस्तों इसको जो कहा था वो बात आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? गांधी ने कहा है। और टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया इसके लिए गांधी ने क्या कहा? तो गांधी ने क्या कहा है दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो JL नेहरू ने कहा था टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ये बात किसने कही है दोस्तों? टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ये दो बातें हमें दोस्तों यहाँ ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या धमाका होने वाला है, उस धमाके को आप सुनिए। आगे क्या है? समय आ जाता है 1945 का। और 1945 में दोस्तों ये जो अपना ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन की हम गुलामी में जी रहे हैं। इसमें क्या होने हैं दोस्तों? चुनाव होने हैं। क्या होने हैं दोस्तों? चुनाव होने हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पासा बदल जाएगा, यहाँ पे समय बदल जाएगा। वही मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप टेंशन मत लो। आज आप गरीब हो तो एक दिन अमीर भी होगे, आपके पास बंगला भी होगी, आपके पास गाड़ी भी होगी, और आपके जो है एक अच्छी सी दोस्तों शादी भी होगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपने सुना है, आपने देखा होगा कि ज़िंदगी भर एक सा मौसम नहीं होता, ज़िंदगी भर एक सा मौसम नहीं होता। हो कोई भी ख्वाब वो ख्वाब नहीं होता, हो कोई भी ख्वाब वो ख्वाब नहीं रहता। वक्त की आंधी उड़ा देती है सारे गम, जो कहता है स्वयं को सिकंदर, वो सिकंदर नहीं रहता, वो सिकंदर नहीं रहता। आइए दोस्तों
देखते हैं यहाँ पे जो चुनाव हुए, अब जैसे ही चुनाव होंगे और जैसे ही वोट खुलेंगे तो यहाँ एक नई पार्टी जीत के आई, और वो पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। ये जो लेबर पार्टी है दोस्तों, ये जीत कर आती है, और लेबर पार्टी का यहाँ पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर। वो कौन बना? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंट, कौन बना? क्लीमेंट एटली। यहाँ पे प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनते हैं? तो आपको पता है, क्लीमेंट एटली बनते हैं। कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। अब देखो यहाँ पे क्लीमेंट एटली बने, और ये किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। एक बात और दोस्तों, करंट का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था अभी कंजर्वेशन पार्टी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी। वो कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन है? ऋषि सुनक। कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक जी हैं। और ये जो ऋषि सुनक हैं, ये किस पार्टी से हैं दोस्तों? तो कंजर्वेटिव पार्टी से ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव पार्टी से इनको ध्यान रखना है। वर्तमान के प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं, और किस पार्टी से हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि आज़ादी के समय ब्रिटेन का जो किंग है, जो क्राउन है, वो क्राउन कौन है दोस्तों? तो जॉर्ज 6 को बताना है। किसको बताना है दोस्तों? जॉर्ज 6 को बताना है। और ये जॉर्ज 6 हैं दोस्तों, ये 1936 से 52 तक रहे हैं दोस्तों। कब से कब तक रहे हैं? 1936 से 52 तक रहे हैं। यहाँ पे मुद्दे पर आप लौट के आइए। लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री कौन है? क्लीमेंट एटली। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कह रखा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जो औपनिवेशिक देश हैं, जो गुलाम देश हैं, उनको हम आज़ाद करेंगे। और ये क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन की संसद है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? तो क्लीमेंट, ब्रिटेन की संसद बोलें तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसमें दोस्तों एक प्रस्ताव लेके आएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि जिसको हम रिजोल्यूशन की बात करें तो ये एक यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लेके आए, एक प्रस्ताव लेके आए। और ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव यहाँ कब लाए थे दोस्तों? 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में, बोले तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को एक प्रस्ताव लेके आए हैं। और ये प्रस्ताव कौन लाए दोस्तों? इस प्रस्ताव को लेके आए हैं क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली इस प्रस्ताव को जो लेके आए ब्रिटेन की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये प्रस्ताव भारी मतों से पारित हो जाएगा। और ये प्रस्ताव दोस्तों जो भारत आएगा, यानी कि प्रस्ताव जो भारत आया, ये कब आया? 24 मार्च 1946 को। 1946 को जो प्रस्ताव भारत आ रहा है, ये जो प्रस्ताव दोस्तों भारत आ रहा है, इसी प्रस्ताव का नाम था दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या नाम था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब क्वेश्चन दोस्तों बनता है यहाँ से कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुँचा है दोस्तों? भारत आया है। यहाँ तक दोस्तों मेरे विचार से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये कैबिनेट मिशन है, इसके दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? ये भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य आपको बताना है, एक तो संविधान का निर्माण, यानी कि संविधान का निर्माण और संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान सभा का निर्माण और संविधान का निर्माण। और आप ध्यान रखें तो यहाँ पे आके क्या करवाना है दोस्तों? चुनाव करवाना है। दोस्तों इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो देखने हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, हमारे संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बातें दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, तो उद्देश्य मैंने बता दिया क्या है? संविधान का निर्माण करना, और दूसरा क्या होगा दोस्तों? संविधान का निर्माण करना, और यहाँ पे चुनाव करवाना। क्या करवाना दोस्तों? चुनाव करवाना। और चुनाव जो होगा वो किसके लिए होगा दोस्तों? संविधान सभा के लिए होगा। किसके लिए होगा दोस्तों? संविधान सभा के लिए होगा। ये बातें हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यानी संविधान सभा का चुनाव करवाना, संविधान सभा का निर्माण करवाना और भारत को आज़ाद करना। क्या दोस्तों? भारत को स्वतंत्र करना, भारत को स्वतंत्रता देना, ये भी किसका उद्देश्य है दोस्तों? कैबिनेट मिशन का। अब देखो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उन क्वेश्चनों पे मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अगर कोई आपसे पूछे जानू बाबू कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आंसर क्या बताएंगे? 24 मार्च 1946 को। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कैबिनेट मिशन ये आया, इस मिशन का मतलब है दोस्तों उद्देश्य, जिसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका, भारत में संविधान का निर्माण करवाना, भारत को आज़ादी देना, भारत को स्वतंत्र करना और आके संविधान सभा का दोस्तों निर्माण करवाना। अब देखो कैबिनेट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो सदस्य आए थे दोस्तों, वो कैबिनेट स्तर के थे, ब्रिटिश संसद के मंत्री थे, इसीलिए इसको कैबिनेट कहा गया। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई जानू बाबू पूछे कि कितने लोग आए थे, तो कितने सदस्य बताओगे? 3 सदस्य थे। अब इसको 3 सदस्य कौन कौन थे, इसकी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, सपा, यानी कि SPA, समाजवादी पार्टी आपने सुनी होगी दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सपा के नाम से जानते हैं। अब सपा में क्या क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा हम क्लियर कर लें। SPA ऐसे क्या होगा? स्टोफर्ड क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरी बात करें P से, पैथिक लॉरेंस। क्या है दोस्तों? पैथिक लॉरेंस। और देखें दोस्तों, ए से क्या होगा? AV अलेक्जेंडर। क्या होगा? AV अलेक्जेंडर। इसको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखो, ये अगर कैबिनेट के लोग हैं, संसद के लोग हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री होंगे। अब कैबिनेट मंत्री होंगे तो कौन क्या पद पर है, कौन किसका मंत्री है, इसकी भी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो अगर हम मंत्री की बात करें तो यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, ये कौन है दोस्तों? भारत सचिव है। क्या है दोस्तों? भारत सचिव, यानी कि भारत सचिव इस समय कौन है? तो पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो अध्यक्ष क्या बता दोगे? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस है, और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य है, और इसे कौन मंत्री है, ये कौन सा पद मिला हुआ है? तो दोस्तों इसे भारत सचिव का पद मिला हुआ है। अगर हम AV अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नेवी मिनिस्टर हैं। कौन है दोस्तों? नेवी मंत्री हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो स्टोफर्ड क्रिप्स बचा, ये कौन है दोस्तों? तो ये कौन है, किस चीज़ का मंत्री है? तो ट्रेड मिनिस्टर है दोस्तों। ट्रेड मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों? व्यापार मंत्री है। क्या है दोस्तों? व्यापार मंत्री। किसको बताएंगे दोस्तों? सर स्टोफर्ड क्रिप्स को। ये क्रिप्स प्रस्ताव जो लेके आया है दोस्तों 1942 में, वो एकल सदस्यीय निकाय था, जिसको लेके कौन आया था दोस्तों? सर स्टोफर्ड क्रिप्स लेके आया था। और ये कैबिनेट मिशन में दोस्तों फिर से आ गया। एक बार फिर देखिए, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3, इसको हमें सपा से ध्यान रखना है। स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A से AV अलेक्जेंडर। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो आया, इसका अध्यक्ष कोई पूछे कि जानू बाबू कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? पैथिक लॉरेंस। पूछा जाए पैथिक लॉरेंस किस पद पर था, तो ये भारत सचिव के पद पर था। अगर पूछा जाए AV अलेक्जेंडर कौन सा मंत्री था, तो कौन है दोस्तों? नेवी मंत्री है। अगर पूछा जाए सर स्टोफर्ड क्रिप्स कौन सा मंत्री है, तो व्यापार मंत्री है, ट्रेड मिनिस्टर है। ये बातें दोस्तों ध्यान रखनी है। अब इसके काम क्या हैं, मैंने अभी आपको बताए थे। एक तो ये संविधान सभा का निर्माण करवाएगा, संविधान का निर्माण या संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा बनवाएगा और ये आज़ादी भी देगा। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो हमें दोस्तों यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी हैं। एक तो संविधान सभा का निर्माण और एक अंतरिम सरकार का गठन।
आते ही आते ये दो काम करेगा, अंतरिम सरकार का गठन करेगा दोस्तों और संविधान सभा का निर्माण। आइए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन पढ़ना है और संविधान सभा पढ़ना है। संविधान सभा पे आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संविधान सभा, संविधान सभा, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान का मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, सभा का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह। ऐसा लोगों का समूह जो संविधान का निर्माण करेगा दोस्तों, क्या कहलाएगा दोस्तों? संविधान सभा कहलाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस सभा का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब है सभा। सभा आप जानते हो जिसमें एक से ज्यादा सदस्य होते हो, वो क्या कहलाएगी? लोगों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? सभा कहलाता है। ऐसा समूह जो संविधान का निर्माण करेगा दोस्तों, क्या कहलाएगा? संविधान सभा कहलाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों संविधान सभा का जो गठन किया गया। संविधान सभा के हम गठन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य आपको 389 बताने हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, आंसर क्या होगा? 389। अब 389 जो सदस्य हैं दोस्तों, इसका आधार क्या था? किस आधार पर ये 389 389 लिए गए? तो इसका कोई ना कोई बेस होगा, और बेस था दोस्तों उस समय जो अपना भारत है इसकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के करीब हुआ करती थी। तो उस समय जो 40 करोड़ जनसंख्या थी उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सीटों का निर्धारण किया गया, और आधार इसका था यानी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी एक सदस्य जो नेतृत्व करेगा दोस्तों वो कितने लोगों का करेगा? तो 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग यानी कि लगभग कितनी थी? 40 करोड़ के करीब थी। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या जो निकल के आई थी दोस्तों उस समय कितनी आई थी दोस्तों? 389 आई थी। अब ये 389 थे दोस्तों, इनको हमें दो भागों में बांटना है। कौन कौन से दोस्तों? इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दो भाग हैं वो दो भाग कौन से हैं? दो भागों में बांटिए। यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा है ये किससे हो रहा है? कोई पूछे कि इसमें चुनाव हुआ तो हुआ भाई साहब, अगर कोई पूछे कि निर्वाचित हुए तो हुए भाई साहब, दोनों काम हुए तो दोनों भी हुए, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये जो सदस्य आए इनका क्या हुआ दोस्तों? कोई कहे निर्वाचित होके आए हैं, कोई कहे दोस्तों मनोनीत हुए हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि क्या संविधान सभा के सदस्य सभी सदस्य निर्वाचित हुए? तो आंसर होगा नहीं। क्या संविधान सभा के सभी सदस्य मनोनीत हुए? आंसर होगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के कुछ सदस्य निर्वाचित हुए? आंसर होगा सही। कुछ सदस्य यहाँ पे मनोनीत हुए? आंसर होगा सही। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो हुआ क्या है, ये जो सदस्य हैं इनमें से हमें 296 296 ये जो सदस्य हैं दोस्तों इनका क्या हुआ है? निर्वाचन हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? निर्वाचन हुआ है। इधर दोस्तों हम बात करें जो 93 सदस्य हैं ये कहाँ से आए? देसी रियासतों से आए। कहाँ से आए? देसी रियासतों से। हुआ क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। यानी कि जैसे ही कैबिनेट मिशन आया और इसने चुनाव की बात जैसे ही की यहाँ पे आके भारत में, तो जितने भी जो देसी रियासत हैं, राजा रजवाड़े हैं, इन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम राजा हैं और यहाँ कोई चुनाव वनाव नहीं होगा। अब चुनाव को जब इन लोगों ने मना कर दिया तो इन्हें समझाया गया, इनसे दोस्तों कहा गया कि आप लोग ऐसा करो कि अगर जो संविधान सभा बन रही है आप निर्वाचन नहीं चाहते तो आप अपने हिसाब से ही सदस्य की नियुक्ति कर दो। तो यहाँ जो 93 सदस्य हैं ये यहाँ के जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं या राजा हैं, उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे जो देसी रियासतों से किसी ने भाई साहब भूरी को मनोनीत कर दिया और किसी ने भाई साहब कलुआ को मनोनीत कर दिया। किसको मनोनीत कर दिया? किसी ने भाई साहब कलुआ से कह दिया कि जा संविधान सभा में चला जा। किसी जो रियासत है उसने क्या कह दिया? किसी भूरी को भेज दिया।
कि जाओ संविधान सभा में चली जाओ, तो ये यहाँ पे हुआ है। जबकि इधर हम बात करें, इनका निर्वाचन हुआ है कितने सदस्यों का, 296 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है कि ये जो 296 सदस्य हैं, यहाँ पे ब्रिटिश भारत से कितने थे, और जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोले दोस्तों, ये कितनी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जो निर्वाचन हुआ है वो ब्रिटिश जो प्रांत है, ब्रिटिश भारत है, उससे भी हुआ है, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ से भी हुआ है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें ब्रिटिश भारत से, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों ब्रिटिश भारत है। क्या है दोस्तों, ब्रिटिश भारत, या बोलें अंग्रेज भारत। यानी अंग्रेज भारत से या ब्रिटिश भारत में क्या हुआ है दोस्तों, निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है। और ये निर्वाचन हुआ है तो ये किस प्रकार का है दोस्तों, इसके प्रकार पे थोड़ी मैं डिस्कस करूंगा। अभी 1 मिनट आप रुकिए, पहले इनको हम बांट लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों चीफ कमिश्नरी कितनी है, 4 क्या है दोस्तों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ये कौन कौन से हैं। बाकी शेष जो हैं वो क्या हैं दोस्तों, प्रांत हैं। शेष क्या हैं, प्रांतों से जो लिए गए हैं कितने, 292। यहाँ पे 292। इसको दोस्तों ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत से या अंग्रेज भारत से कितने हैं दोस्तों, 996 हैं। और ब्रिटिश प्रांत, अगर ब्रिटिश प्रांत की बात की जाए तो ब्रिटिश प्रांत से कितने हैं दोस्तों, तो आपको बताना है 292। इसको और डिटेल में समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं निर्वाचन की बात कर लूँ, उसके बाद आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं निर्वाचन की बात करूँ तो यहाँ संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ है, संविधान सभा का निर्वाचन के बाद अभी मैं लौट के आ रहा हूँ टॉपिक पर। निर्वाचन में देखें तो ये जो निर्वाचन कैसा था दोस्तों, अप्रत्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखना, कैसा था, अप्रत्यक्ष। और जब अप्रत्यक्ष है तो सीधे जनता ने वोट नहीं किया होगा। सब सीधे जनता ने वोट नहीं किया तो वोट किया किसने दोस्तों, तो वो आप सुन लो, जो आपके विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि जो प्रांतों में विधानसभाएं बन चुकी हैं, प्रांतीय विधान परिषद का गठन जो 1935 में हो चुका है, तो वो सदस्य होंगे जो चुनाव किसका करेंगे दोस्तों, यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों का करेंगे। तो आपको बुकों में लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, सदस्यों द्वारा किया गया। अब विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया तो कितने सदस्यों ने संविधान सभा बनाई, क्वेश्चन पूछा गया है, कितने सदस्यों ने संविधान सभा बनाई। तो आंसर दोस्तों हम कितना देते हैं, 1585 सदस्यों ने मिलकर कितने सदस्यों को चुना, तो अभी मैंने आपको बताया था 389 ये संविधान सभा के कुल सदस्य हुआ करते थे। संविधान सभा के कुल सदस्य जो हुआ करते थे दोस्तों वो कितने थे, 389 थे। इनका जो चुनाव किया है वो कितने सदस्यों ने किया दोस्तों, 1585 सदस्यों ने किया था। ये 1585 सदस्यों ने किया, ठीक है, लेकिन यहाँ संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ है दोस्तों, ये जो निर्वाचन हुआ यहाँ पद्धति क्या थी, कौन सा सिस्टम काम में लिया गया, तो दोस्तों बताना है एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली द्वारा। फिर से सुनिए दोस्तों, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ है उसमें कौन सा सिस्टम, कौन सी पद्धति काम में ली गई है, तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली द्वारा चुनाव हुआ है। किसका दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का, जो कि अप्रत्यक्ष था। यहाँ पे 585 लोगों ने वोट किया और कितने लोगों को चुना दोस्तों, तो आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा 389 सदस्यों को दोस्तों चुना था। यहाँ तक मेरे दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो पीछे जो मैं बात कर रहा था उसको थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि 4 जो क्या थे दोस्तों,
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन कौन से क्षेत्र थे। तो यहाँ जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं आता है मेरे भाई। तो ABCD तो आती होगी। A से अजमेर, A4 अजमेर बताना है, A4 एप्पल नहीं बताना है, B4 बैट नहीं बताना है, B4 बलूचिस्तान बताना है। क्या बताना है दोस्तों? बलूचिस्तान बताना है। C4 कैट नहीं है, C4 क्या है दोस्तों? कुर्ग है। D4 डॉग नहीं है, क्या है दोस्तों? दिल्ली है। D4 क्या है? दिल्ली। यानी बलूचिस्तान वर्तमान में ये कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। अगर हम कुर्ग की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक क्षेत्र में है। दिल्ली आप जानते हैं। अजमेर आपको पता है दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर राजस्थान में है। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पूछे जाएं तो 4 होगा। A फॉर क्या बताया दोस्तों? अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे और हम डिस्कस करते हैं। ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इसमें क्या जो सांप्रदायिक आधार पर भी क्या दोस्तों निर्वाचन हुआ? तो आप बता दोगे कि हाँ हुआ था। और वो आधार क्या था, कितने भागों में रिजर्वेशन दिया गया, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो 296 सीटें हैं, 296 सीटें, यानी कि जो 93 हैं वो राजा रजवाड़ों के पास हैं। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ कोई सांप्रदायिक के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। संप्रदाय के आधार पर कितनी सीटों का बंटवारा हुआ? अगर आपसे कोई पूछे जानू बाबू कितनी सीटें सांप्रदायिक आधार पर बांटी गई, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 296 सीटें जो सामान्य में बटेंगी, मुस्लिम लीग में बटेंगी और दोस्तों सिख में बटेंगी। ये 296 सीटें हैं, इसको संप्रदाय के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ आपको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, जो सीटों का वर्गीकरण हुआ है, सीटों का वर्गीकरण देखते हैं। सीटों का वर्गीकरण, ये जो सीटों का वर्गीकरण है, इसका आधार दोस्तों क्या है? तो सांप्रदायिक आधार है। क्या है दोस्तों? सांप्रदायिक आधार। यानी सांप्रदायिक आधार पर इसको बांटा गया। और सांप्रदायिक आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से थे? तो एक तो दोस्तों जनरल, जिसको कहते हैं हम सामान्य। क्या था? सामान्य या जनरल। दूसरा मुस्लिम, क्या था दोस्तों? मुस्लिम। और तीसरा दोस्तों क्या था? तो बताना है सिख। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 296 सीटें हैं, इनको बांटा गया। सामान्य को कितनी दी गई? तो सामान्य को यहाँ पे बता देंगे हम लोग कितनी सीटें दी गई। तो आंसर क्या होता है? 213 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई? तो मुस्लिम लीग को यहाँ जो सीटें दी गई हैं वो कितनी दी दोस्तों? 79। और जो सिख हैं इनको कितनी सीटें दी दोस्तों? 4। अब इतनी सीटें दे दी। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछे कि इन्होंने जीता कितना, यानी कि इन्होंने प्राप्त कितनी की, तो प्राप्त करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य ने जो जीत दर्ज की है, वो जीत दर्ज यहाँ पे की है 208 पर। कितने पर दोस्तों? 208 पर। मुस्लिम लीग ने जो जीत दर्ज की दोस्तों, वो कितने पर? 73 पर। अगर हम सिख की बात करें तो इन्होंने जो जीत दर्ज की वो 0 सीट पर, बोले तो कोई सीट ये नहीं जीत पाए हैं, 0। कितनी दोस्तों? 0। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये टोटल कितनी है? देखो 293, 213, 79 और 4। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 296 बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूं और इसको जोड़ूं तो यहाँ सीटें कुछ कम पड़ जाती हैं। कम क्यों पड़ जाएंगी? क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी सीटें कम हो गई? 6 यहाँ पे कम हो गई और 5 यहाँ पे कम हो गई। 6 और 5 कितनी हो गई दोस्तों? 11। और 4 ये कम हो गई। कितनी कम हो गई? 15। यानी 15 सीटें जो बची वो अन्य के खाते में गई। नोट ध्यान करना है यहाँ पे कि जो 15 सीटें हैं वो कहाँ जाएंगी दोस्तों?
अन्य के खाते में जाएंगी। अब अन्य के खाते में कहाँ गई दोस्तों, इसको भी देख लें। 15 सीट जो थी, इस 15 में से दोस्तों 8 जो सीट हैं वो निर्दलीय ले गए। कौन ले गए दोस्तों, निर्दलीय। इसके अलावा यहाँ पे जो 7 सीटें इसमें बची वो क्षेत्रीय दलों के पास गई। उस समय जो 7 क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, एक एक सीट इनको मिल गई थी, तो ये किसके पास चली गई दोस्तों, क्षेत्रीय दलों के पास चली गई। इसके अलावा और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देखिए दोस्तों। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटें कहाँ से आई, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक सीटें, तो सर्वाधिक सीटें जो आई वो संयुक्त प्रांत से आई। कहाँ से आई दोस्तों, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत की बात करें तो ये किसको कहा गया है, वर्तमान में बात करें उत्तर प्रदेश। और यहाँ से कितनी सीटें आई, 55। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा बनी है उसमें उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य थे, तो आंसर क्या होगा, 55 सर्वाधिक सीटें हैं। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसमें कितनी सीटें हैं दोस्तों, 55 सीट्स हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें, मद्रास की थोड़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मद्रास से कितनी सीटें आई, तो 49, यानी कि दूसरी सबसे अधिक सीटें जो आई हैं वो मद्रास से आई हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम बात करें महिलाएं, तो महिलाएं कितनी आई हैं, महिलाओं को जरूर ध्यान रखना, कितनी आई हैं, 15 सीट। यानी महिलाओं ने कितनी सीटें जीती हैं, कितनी सीटों पर महिलाएं हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, महिलाएं हैं 15 सीट पर। अगर आपसे पूछा जाए एससी कितनी सीटें जीती, तो एससी की आपको बतानी है दोस्तों 26। और एसटी पूछा जाए तो एसटी के लिए आंसर कितना दे दोगे, यहाँ आंसर आप दे देना दोस्तों 39। कितना है दोस्तों, 39 नहीं, एक मिनट देखिए जरा। हाँ, एसटी के लिए देखिए यहाँ पे कितना है, 33 सीट है। 33 किसके पास हैं, एसटी के पास। ये सीटों का वर्गीकरण है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही ये जो मुस्लिम लीग है ये 73 सीट लाएगी, और कांग्रेस जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो सीटें लेके आएगी 208। कितनी जीती थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि सामान्य के खाते में कितनी सीटें गई, तो सामान्य के खाते में कुल सीट जो दी गई दोस्तों वो 213 थी, जिसमें हिंदू शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, बौद्ध शामिल हैं, जैन शामिल हैं। सिख शामिल नहीं है, सिखों के लिए 4 सीटें दे दी, जो चारों की चारों दोस्तों हार गए। यानी कि कितनी सीटें कांग्रेस जीतती है, तो ये कांग्रेस ने ही जीती हैं। सामान्य जो सीटें हैं वो सब कांग्रेस वाली हैं, और कितनी है दोस्तों, 208। मुस्लिम लीग कितनी जीतती है, 73। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अन्य के खाते में क्षेत्रीय दलों ने कितनी जीती, 7। और निर्दलीय कितनी थी दोस्तों, 8। तो अन्य को कितनी गई दोस्तों, 15 सीटें गई हैं। इसको आपको ध्यान रखना है आंकड़े को, ये आंकड़ा बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पे आप अच्छे से डिस्कस कर लेना। और आगे इसमें आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे और सुनिए दोस्तों, होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो कांग्रेस थी, जो सामान्य वाली सीटें मैंने बताई थी 208, ये किसके पास गई दोस्तों, कांग्रेस के पास गई। किसके पास गई, कांग्रेस के पास। अभी मैंने बताया था मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग कितनी जीती है, 73। कितने में से, 79 में से। ये 213 में से कितनी जीती है, 208। कौन जीत गई दोस्तों, कांग्रेस जीत गई। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक होगी तो यहाँ पे जो कांग्रेस तो पहली मीटिंग में जाएगी, और जो मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा की पहली मीटिंग का बहिष्कार कर दिया दोस्तों। बहिष्कार क्यों कर दिया, बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी सदस्य संख्या कांग्रेस की तुलना में तिहाई है, 1/3 बोले तो 1/4 यानी 1/3 है, और कांग्रेस की सीटें हैं 3 गुनी। तो यहाँ पे लोग अलग अलग अपने विचार रखने लगे। जो विचार लोगों ने रखे उन विचारों से भी दोस्तों क्वेश्चन आया है, उन विचारों को आइए सुनते हैं। सबसे पहले ये 73 जीत रही है, और ये लगभग कितनी है दोस्तों, 3 गुना सीटें लगभग हैं, 3 गुना लगभग इसने जीती हैं। अब यहाँ पे ये जो मुस्लिम लीग है ये इस चुनाव का बहिष्कार करेगी, संविधान सभा का भी बहिष्कार कर देगी दोस्तों। यहाँ ये चुनाव हुए तो जून जुलाई में चुनाव हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए चुनाव कब हुए हैं, तो 1946,
जून जुलाई में ये हुए हैं चुनाव दोस्तों। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, उसने मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। यानी कि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया दोस्तों, मुस्लिम लीग क्या करेगी, बहिष्कार करेगी। क्या कर दिया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। यानी कि जो संविधान सभा है बनी है उसमें ये जाएगी नहीं। तो जाएगी नहीं तो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कितने सदस्य थे संविधान सभा के, तब आंसर कितना होगा, 324। कितने दोस्तों, 324। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सुनिए दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए, कोई पूछे जानू बाबू दोस्त एक बात बता कि अगर जो माउंटबेटन योजना आई, यानी कि भारत को स्वतंत्र जो किया गया, भारत का 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसके बाद कितनी सदस्य संख्या रह गई थी, यानी कि संविधान जो बनाया उसमें कितने लोग लगे थे। तो यहाँ पे संविधान सभा में बोले तो माउंटबेटन योजना, इसको सुन लीजिए दोस्तों। माउंटबेटन योजना ये जो बनी है, इसकी डेट हमें ध्यान रखनी है। ये कब बनी थी दोस्तों माउंटबेटन योजना, तो कब बताओगे दोस्तों, 3 जून 1947। कब बनी, 3 जून 1947। क्यों बनी, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। अब जो अंग्रेज हैं, क्लीमेंट एटली हैं, उन्हें संविधान बनवाना है, भारत को आज़ाद करना है, आज़ादी देनी है। तो अब यहाँ पे जो माउंटबेटन जो वायसराय है दोस्तों, ये एक योजना बनाएगा, और वो जो योजना जानी गई वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। और ये योजना कब बनी दोस्तों, 3 जून 1947 को बनी। अब इस योजना को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजेगा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस योजना पर विचार करेगी और एक एक्ट पारित करके देगी दोस्तों। वो एक्ट जाना जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तो यहाँ पे माउंटबेटन जो योजना बनी है 3 जून 1947 को, इस योजना के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स, बोले तो ब्रिटिश संसद लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप हाउस ऑफ कॉमन्स लिख लो। ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पारित होगा, और ये जो बिल होगा यहाँ ये जाना जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित हुआ है, तो डेट क्या बताओगे दोस्तों, ये पारित हुआ है 18 जुलाई। कब पारित हुआ, 18 जुलाई और 1947। अब जैसे ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ है, ये जब भारत आएगा तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त 1947। हिंदुस्तान कब बना, तो 15 अगस्त 1947। किस आधार पर, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आ रहा है, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है, या हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पारित हुआ है, इसको पारित करने की, पारित जो हुआ ये किस योजना पर आधारित है, तो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों यहाँ से। और जैसे ये संविधान सभा बनी, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो लोगों ने अलग अलग अपने विचार दिए मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद, उनके विचारों को मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे जो विंसेंट चर्चिल है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, विंसेंट चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने भाई साहब जब देखा कि कांग्रेस की भाई साहब 208 और जो मुस्लिम लीग है दोस्तों इसकी कितनी 73, तो ये जो विंसेंट चर्चिल हैं इसने क्या कह दिया दोस्तों कि ये जो संविधान सभा है ना दोस्तों, क्या संविधान सभा ये क्या है,
एक ही जाति की संस्था है। क्या कह दिया? एक ही जाति की संस्था है। किसने कहा? एक ही जाति की संस्था है। ये बात किसने कही है? विंसेंट चर्चिल ने। एक बात और ध्यान रखनी है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे ही ये जो मुस्लिम लीग है संविधान की पृथक बैठक में नहीं, जो पहली बैठक है संविधान सभा की, उस पहली बैठक जो हुई है वो कब हुई दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है ये कब हुई है, बताइए दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगी और 9 दिसंबर 1946 को ये जो मुस्लिम लीग है ये संविधान सभा में नहीं पहुंचेगी। और उसी समय भाई साहब जो विंसेंट चर्चिल है इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कि क्या कहा कि जब जो मुस्लिम लीग है, जो पहली बैठक हो रही है संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें जब मुस्लिम लीग नहीं पहुंचेगी दोस्तों, तो ये जो विंसेंट चर्चिल है इसने एक और स्टेटमेंट कह दिया कि एक ऐसा विवाह है या एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कि संविधान सभा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये बात किसने कही? फिर सुनिए, संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये क्यों कहा है? जो मुस्लिम लीग है, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक है, पहली बैठक में ये नहीं पहुंचते हैं, इसी कारण विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा को क्या कहा कि एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है। एक बात दूसरी क्या कही? संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। अब एक ही जाति की क्यों कह दिया? क्योंकि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और सबसे ज़्यादा सदस्य भी किसके हैं दोस्तों? कांग्रेस के हैं। एक दो लोगों का और स्टेटमेंट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन साहब हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इन्होंने जो बात कही है वो कड़वी है लेकिन सच्चाई है और गलत भी नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने सबसे ज़्यादा संख्या कांग्रेस की देखी, यानी कि अब तो जब 208 मिल गई कांग्रेस को और वो कहाँ तिहाई पर रह गई मुस्लिम लीग, तो इन्होंने कहा कि क्यों आपने इतना पैसा खर्च किया, क्यों पैसा बर्बाद किया, ये चुनाव करवाया, सीधे सीधे आप कांग्रेस से कह देते, अपना संविधान बना लेती। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें किसकी निकल के आई? कांग्रेस की आई। अब कुछ लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव था इसलिए ऐसा हुआ था, अगर प्रत्यक्ष चुनाव भी होता फिर भी लोग यही जीतते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय राजा महाराजा जो होते थे वो जैसा करते थे वैसी जनता चलती थी। फिर भी मेरे विचार से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला था दोस्तों। नेक्स्ट आप सुनिए, यहाँ पे जो ग्रैनविल ऑस्टिन हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान है, संविधान ही कांग्रेस है, यानी संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। यानी कि लिख लीजिए इसको दोस्तों, ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहा है? कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा है या संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। हाँ देखिए, कांग्रेस ही संविधान सभा है या संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्यों कहा मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक नाम और यहाँ पे आता है ग्रैनविल ऑस्टिन के बाद विंसेंट चर्चिल, इनका नाम हो गया। आपने सुना होगा साइमन कमीशन आया था, कब आया था? भारत बना कब है? 27 में। भारत कब आया दोस्तों? 28 में। यहाँ पे देखिए, ये जो लॉर्ड साइमन था दोस्तों, कौन? लॉर्ड साइमन। इसने क्या कहा जब ऐसी स्थिति देखी? तो लॉर्ड साइमन ने क्या कह दिया दोस्तों? हिंदुओं की संस्था कहा। क्या कहा? संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था।
अब देखो, हिंदुओं की संस्था कहा, तो यहाँ पे इसने जो कहा गलत बात इसने भी नहीं कही, क्योंकि उस समय दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो हिंदुओं की है, तो सदस्य भी जीत कर दोस्तों किस कौन आएंगे, हिंदू ही आएंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि सर्वाधिक जो जो इन्होंने हिंदुओं की संस्था किसको कह दिया, संविधान सभा को। जब बहुमत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो सभा भी किसकी होगी, अधिकतर सदस्य भी कौन होंगे, हिंदू ही होंगे। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। 3 स्टेटमेंट हैं दोस्तों, तीनों ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ, क्लास लेट हो रही है, आप थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे संविधान सभा की बैठकों की, संविधान सभा की बैठक। अब संविधान सभा की बैठक की बात करें दोस्तों, तो इसको देखिए आप, इसको मैं 3 भागों में आपको बता रहा हूँ। यानी कि संविधान सभा जब चल रही है, ये बैठक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देगी, लेकिन यहाँ पे सदस्य कितने हैं, पहली बैठक में कितने पहुँचे, कितनी बैठकें हुई, इन पे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाए कुल बैठक कितनी हुई, तो कुल बैठक कितनी हुई दोस्तों, 166। आंसर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कुल बैठकें कितनी हुई हैं, 166। अगर आपसे पूछा जाए कुल सेशन कितने हुए दोस्तों, सत्र कितने चले, तो सत्र आपको बता देने हैं 11 + 1। कितने दोस्तों, 12। और 12 को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 11 + 1, यानी कि जो अंतिम बैठक है वो भी सत्र में काउंट होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कितने सेशन हुए, तो सेशन आपको 12 अगर ऑप्शन में है तो 12 ही देना है, 12 नहीं है तो 11 देना है, 11 और 12 दोनों ऑप्शन के अंदर हैं तो 12 आंसर देना है, क्योंकि अंतिम जो बैठक थी वो भी एक सेशन में ही काउंट होता है। तो कुछ किताबों में 11 दे रखा है, आपको सत्र कितने बताने हैं दोस्तों, 12 बताने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है वाचन कितने हुए, रीडिंग कितनी हुई, तो वाचन भी आपको कितने बताने हैं दोस्तों, 3 बताने हैं। अब इसमें हमें जो ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक जो संविधान सभा की हो रही है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई है। कब हुई है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ सत्र की, तो पहला सत्र जो चला है, फर्स्ट सत्र की अगर हम बात करें, तो ये कब से कब तक चला है, तो पहली बैठक से ही चला है, 9 दिसंबर से 9 दिसंबर 1946 को हुई है। और यहाँ पे लास्ट पूछी जाए कि अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, यानी अंतिम सत्र और अंतिम बैठक एक ही है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। तो ये आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 बताना है दोस्तों। पहला सत्र कब, 9 दिसंबर को, और अंतिम सत्र दोस्तों 24 जनवरी 1950। यहाँ पे अभी और बैठकों की मैं बात कर रहा हूँ, पहले हम वाचन को कवर कर रहा हूँ। वाचन दोस्तों 3 हुए हैं, और यहाँ पे जो 3 वाचन हुए इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहले वाचन की बात करें, फर्स्ट, तो पहला जो वाचन है दोस्तों ये कब से कब तक चला है, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला है दोस्तों। और इसमें ध्यान रखना है, ये पहला जो वाचन है ये सबसे छोटा वाचन है, सबसे छोटा वाचन। इसके अलावा दोस्तों दूसरे की अगर हम बात करें, तो दूसरा कब से कब तक चला है दोस्तों, यहाँ पे 15 नवंबर से आपको बताना है, 15 नवंबर से कब तक दोस्तों, तो यहाँ पे बताना है आपको 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर है 1949 तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ये यहाँ पे कौन सा वाचन है, तो दूसरा वाचन है दोस्तों। कौन सा वाचन है, दूसरा वाचन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सबसे लंबा वाचन। तो सबसे लंबा वाचन आप क्या बताओगे, कौन सा है सबसे लंबा वाचन, तो सबसे लंबा जो वाचन है वो आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा वाचन है। सबसे लंबा कौन सा है, दूसरा। और तीसरे की अगर हम बात करें दोस्तों, थर्ड वाचन जो चला है ये कब से कब तक चला है, तो ये 14 नवंबर से 26 नवंबर तक, यानी कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर को
यानी कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में चला है और 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और इस दिन आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारे 16 आर्टिकल लागू हो गए थे। यह बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन लागू हुआ है उस दिन कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, तो कितना आंसर होता है? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो बैठकों की हम चर्चा कर रहे थे, ये पहली बैठक जो हो रही है दोस्तों, इसको मैं अगले पन्ने पे ले ले रहा हूँ। कुल बैठकें ध्यान रखना है दोस्तों, 166 बतानी है। सेशन आपको 12 बताने हैं और वाचन 3 बताने हैं। सबसे छोटा कौन सा है? प्रथम वाचन है। कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर। सबसे लंबा वाचन कौन सा है? दूसरा है। कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा वाचन हुआ है। और तीसरा वाचन कब से कब तक चला है? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया और इस दिन आंशिक रूप से लागू हो गया है। और कितने अनुच्छेद लागू हो गए दोस्तों? तो आंसर देना है यहाँ पे कि 15। जो 16 अनुच्छेद हैं वो लागू हुए हैं। यानी कि कुछ किताबों में 15 आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा कि 16 कैसे हैं और 15 कैसे हैं, लेकिन आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि लागू कितने हुए हैं? 16 लागू हुए हैं। इसका कारण चलो बता ही दे रहा हूँ। जो अनुच्छेद जो हमारा 394 है, 394 में ये लिखा है कि निम्न 15 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। और ये भी लिखा है कि ये जो 394 वाला अनुच्छेद है ये भी लागू किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पे कितने हो जाते हैं दोस्तों? 16 हो जाते हैं। इसको ध्यान रखना। अगर हम बैठकों की बात कर लें दोस्तों, तो संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक, ये पहली बैठक किसकी है दोस्तों? संविधान सभा की। इसकी बैठक है संविधान सभा की। ये संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ये दोस्तों ये बता दीजिए मुझे कहाँ हो रही है? कहाँ? तो कहाँ बताओगे? दिल्ली। और दिल्ली में दोस्तों कहाँ? तो केंद्रीय भवन, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय भवन, दिल्ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है ये किस डेट को हो रही है? तो 9 दिसंबर 1946। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस प्रथम बैठक में दोस्तों कितने सदस्य पहुंचे? तो सदस्य दोस्तों कितने पहुंचे यहाँ पे बताइए? प्रथम बैठक में पहुंचने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आंसर क्या होता है? 207। 207। कितने? 207। 207 हो सकता है किसी किताबों में 208 लिखा हो, तो आप 207 ही ध्यान रखना। ये जो बैठक केंद्रीय भवन में हुई है ये किस समय शुरू हुई दोस्तों? 11 AM, यानी कि 11 बजे शुरू हुई है। और किस दिन हुई है? 9 दिसंबर 1946 को, 1946। अब देखो ये जो केंद्रीय भवन में पहली बैठक हमारी 9 यानी कि 11 AM शुरू हो रही है, तो आज भी जो हमारी संसद का सत्र चलता है तो उनकी टाइमिंग भी क्या रखी जाती है दोस्तों? 11 बजे ही रखी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर अब अपने काम की बात कर लो, अपने काम की बात यह है दोस्तों, ये कुल सदस्य संख्या है जो पहली बैठक में पहुंची है। यहाँ पे आप ये बता दो अपने काम की कितनी पहुंची, बोले तो महिलाएं कितनी पहुंची? तो आंसर क्या होता है दोस्तों? 9 महिलाएं पहुंची हैं। यानी कि 15 में से कितनी आई दोस्तों? 9 आई। बहुत कम महिलाएं आई हैं। अब ये 9 महिलाएं हैं दोस्तों, इनकी हम बात करें तो ये जो 9 महिलाएं पहुंची, इनमें से एकमात्र जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला रहेगी, उस मुस्लिम महिला का नाम है बेगम अय्याज रसूल। यानी संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, तो उसको आप मैं लिख दे रहा हूँ, संविधान सभा में, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, इसका नाम ध्यान रखना है दोस्तों, बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल। एक बार फिर सुन लीजिए, संविधान सभा में यानी कि कुल महिलाएं कितनी जीती? 15। पहले दिन की बैठक में कितनी गई? 9। और इसमें से जो संविधान सभा में जो मुस्लिम महिला है वो एकमात्र मुस्लिम महिला है बेगम अय्याज रसूल। इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब दोस्तों देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे पहले दिन क्या होता है, तो पहले दिन केवल एक दूसरे से परिचय हुआ था और यहाँ पे ये कहा गया कि आज की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अब अध्यक्षता की अगर बात आई तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव थे, उन्होंने ये कहा कि जो फ्रांस में 1789 में संविधान बना था, वहाँ संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका आधार ये था कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको अध्यक्षता दी गई थी। तो इस दिन भी यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि जो हम लोग हैं इनमें सबसे बुजुर्ग कौन हैं, तो बुजुर्ग कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सभी जितने भी जो सदस्य हैं उन्होंने कहा, ओ चाचा, ओ ताऊ, ओ अब्बा, आप ऐसा करो कि संविधान सभा की अध्यक्षता कर लो। तो यहाँ पे जो संविधान सभा की अध्यक्षता की है वो किसने की है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने। यानी संविधान सभा के, लिख दे रहा हूँ, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनका आधार क्या है, किस आधार पे चुना गया, तो दोस्तों बता देना, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग थे। क्या थे दोस्तों, सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अध्यक्षता दे दी गई है। अगर दोस्तों आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होता है, उस डाउट को आप क्लियर करिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, आंसर होगा कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप सुनिए यहाँ पे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रथम अध्यक्ष, तो ये मैटर नहीं रखता कि स्थायी है या अस्थायी है, प्रथम है, पहले वाली होती है, चाहे अब रही है ना रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रथम, तो प्रथम में क्या बताना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही है। अगर प्रथम स्थायी पूछा जाए तब आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। हालांकि स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने परिचय किया, कुछ लोगों ने इनसे भी परिचय किया, हंसे मुस्काए, और इस दिन दोस्तों काम कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या कि अब जो अगली बैठक है, दूसरी बैठक, वो दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो दूसरी बैठक हुई वो कब हुई, उसको और देख लीजिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक देखिए दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की ये दूसरी बैठक है, ये भाई साहब 2 दिन बाद हो गई। 9 और 2 कितने होते हैं, 11 दिसंबर 1940। ये जो दूसरी बैठक हुई है दोस्तों, इस दिन क्या हुआ कि इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। कब दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन दोस्तों ये जो संविधान सभा है इसका उपाध्यक्ष भी चुन लिया। क्या चुन लिया दोस्तों, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष दोस्तों किसको चुना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखना, उपाध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष मैंने बताए थे मुखर्जी साहब हैं। पूरा नाम इनका क्या है दोस्तों, तो पूरा नाम है HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यानी कि उपाध्यक्ष कौन है, HC मुखर्जी, मुखर्जी या मुखर्जी जो भी मिलता हो आपको, तो यानी कि वैसे मुखर्जी ही लिखा जाता है, मैंने आपको मुखर्जी लिख दिया है। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष जो कौन है वो HC मुखर्जी हैं, यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कुमार यहाँ C से लिखा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना इनके नाम में। वैसे KUMAR होता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष दोस्तों क्यों बना लिया, उपाध्यक्ष इसलिए बना लिया कि हो सकता है जो अध्यक्ष साहब हैं कभी कभी उनका पेट खराब हो जाए, हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में काम कौन करेगा,
उपाध्यक्ष करेंगे दोस्तों। हो सकता है जो हम अलग अलग संगठन बनते हैं, कमेटी बनती हैं, वो क्यों बनती है कि हो सकता है अध्यक्ष साहब को कोई दिक्कत हो सकता है अध्यक्ष साहब को बुखार आ जाए, इसीलिए तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर होते हैं ना, वही है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार, अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव। कौन है दोस्तों? VN राव। बोले तो वेनेगल नरसिंह राव। ये कौन है? संवैधानिक सलाहकार हैं और इन्होंने ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। यानी संविधान का ड्राफ्ट बोले तो प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो प्रारूप जो तैयार किया था दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव ने किया था, या BN राव द्वारा तैयार किया गया था। एक बात ध्यान रखना कि ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। वर्मा का संविधान बनाने में VN राव का योगदान रहा है, लेकिन भाई साहब ये VN राव हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ध्यान रखना है कि VN राव क्या हैं? संविधान सभा के दोस्तों सदस्य यहाँ पे नहीं हैं। इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई दोस्तों, तीसरी बैठक, अगर हम तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी जो बैठक हुई है दोस्तों, ये किस डेट को हुई है? 13 दिसंबर। फटाफट बैठक पे बैठक चल रही है दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन दोस्तों एक काम हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पेश किया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जिस व्यक्ति ने पेश किया है वो पेश किसने किया है दोस्तों? तो आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पारित नहीं हुआ है, और पारित न होने का कारण यह है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इसको जो स्वीकार किया वो 22 जनवरी 1900 कब किया है दोस्तों? 22 जनवरी, बताइए, 22 जनवरी 1947 को। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी जो कांग्रेस के लोग हैं, संविधान सभा के लोग हैं दोस्तों, अब भी इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग आ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आएगी। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? पृथक राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, उसे अपना अलग संविधान चाहिए। और यहाँ पे इस दिन भी इस उद्देश्य प्रस्ताव को रोक लिया गया और कहा गया कि चलो थोड़े दिन मुस्लिम लीग का और हम इंतजार कर लेते हैं, और मुस्लिम लीग अगर आ जाए तभी इसको पास करें। लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आएगी, और इंतजार करते करते दोस्तों 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको दोस्तों पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों क्या कर दिया? पारित यहाँ पे कर दिया गया है। आगे दोस्तों ये जो सदस्य आए, कितने सदस्य? 299 सदस्य यहाँ पे हैं, जो अब क्या करेंगे दोस्तों? मुस्लिम लीग के छोड़ के जाने के बाद संविधान निर्माण का काम करेंगे। और ये 299 सदस्य हैं दोस्तों, इनमें इनकी समितियों में बांटेंगे और ये अलग अलग समितियां मिलकर यहाँ पे काम करेंगी। 299 लोग हैं, ये लोग यहाँ पे काम पे लगेंगे, तब कहीं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाके हमारा संविधान बनेगा दोस्तों। ये आगे की जो चर्चा है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। आज इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।